हमारे देश में गरीबों का पैसा लूटना और उस लूटे हुए पैसों के साथ विदेश चले जाना एक आम फैशन सा बन गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि ऐसे लोग बैंकों से हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर के लंदन चले गए हैं और वहां पर वो ऐश मौज की जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मुख्यतः समझने वाले हैं प्रत्यर्पण संधि क्या होता है, इसके अलावा इंटरपोल का इसमें क्या रोल होता है, क्या जो लोग भारत से पैसे हजारों करोड़ रुपए लेकर भागे हैं या अन्य अपराधों में भाग गए हैं जिनका भारतीय कोर्ट में कहीं ना कहीं मुकदमा चल रहा है, क्या वो लोग भारत लौट सकते हैं, क्या वो देश जहां वो गए हुए हैं, मुख्यतः वो लोग इंग्लैंड गए हुए हैं, तो क्या इंग्लैंड ऐसे लोगों को हमें सौंप सकता है या हमें क्या करना चाहिए, इस पूरे मुद्दे पर हम लोग अभी विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए, आपको पता ही होगा ऐसे कुछ शख्सियतों का नाम, ललित मोदी IPL, इसके अलावा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक और माल्या किंगफिशर, इन सब का नाम आपको कहीं ना कहीं पता है और इन सब के बारे में आपको ये भी पता होगा कि ये लोग देश के भगौरे हैं। ये लोग देश के हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाकर, बैंकों को बहुत बड़ी रकम का चूना लगाकर इंग्लैंड चले गए हैं और वहाँ पर आम आदमी का जीवन जी रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ खास एक्शन तक नहीं हो रहा है। हाल फिलहाल जो क्रिकेट मैच हुआ था इंडिया का, वहाँ भी विजय माल्या को देखा गया था, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बात आप समझिए कि भारत का प्रत्यर्पण संधि इंग्लैंड से होता है कि नहीं। देखिए, किसी भी देश में अगर कोई व्यक्ति कोई अपराधी है या किसी भी तरह का कोई अपराध एक देश में किया हो, जैसे कि ललित मोदी वगैरह, ये लोग जो हैं, ये लोग भारत में वित्तीय अपराध किए हैं। वित्तीय अपराध कहने का मतलब है रुपए पैसा का से जुड़ा हुआ कुछ फ्रॉड किए हैं। और इसके अलावा और भी कई तरह का अपराध होता है। कोई आतंकवादी गतिविधि करता है किसी देश में और दूसरे देश में जाकर के वो शरण लेता है। इसके अलावा हत्या, देशद्रोह जैसे भी बहुत सारे मामले होते हैं कि एक देश में कोई किया, दूसरा देश में जाकर शरण ले लिया। देखिए, भारत का इंग्लैंड के साथ प्रत्यर्पण संधि है 1992 में, यानी कि भारत में अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का क्राइम करता है और वो इंग्लैंड में जाता है और इंग्लैंड में भी वो जो गतिविधि है वो अगर क्राइम है, तो इंग्लैंड उस व्यक्ति को भारत को प्रत्यर्पित कर देगा, यानी इंग्लैंड उस व्यक्ति को भारत को सौंप देगा। तो देखिए, अब आपको भी लगेगा कि 1992 में ही जब ये कानून है तो इंग्लैंड आखिर सौंप क्यों नहीं रहा है। तो देखिए, इंग्लैंड चाहता क्या है। देखिए, इंग्लैंड का एक कहीं ना कहीं एक ऐसा नियम कायदा बना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड में भागता है, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध किया हो, इंडिया में, पाकिस्तान में, किसी अफ्रीकी देश में, अमेरिका में, कहीं से भी अगर वो भागता है, हालांकि अमेरिका से अगर कोई फ्रॉड करके इंग्लैंड भागता है तो ज़्यादातर केसों में इंग्लैंड उनको अमेरिका को सौंप देता है, क्योंकि इसके पीछे है अमेरिका का धाक, अमेरिका का दादागिरी, अमेरिका का पावरफुल रुख। अब देखिए, अगर कोई दूसरा देश से लंदन भागता है, इंडिया पाकिस्तान जैसे देशों से, तो वो फिर जल्दी वापस नहीं आ पाता है। उनके वापस आने का जो दर है 1% के भी आसपास है। देखिए, इंग्लैंड आखिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं लौटाता है। इंग्लैंड भारत से भागे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ललित मोदी हैं, नीरव मोदी हैं, माल्या, ऐसे लोगों को प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद भी क्यों नहीं लौटाता है। तो देखिए, उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। इंग्लैंड अपरोक्ष रूप से एक गोल्डन वीज़ा जारी करता है। अब देखिए, होता क्या है कि अगर कोई अपराधी इंग्लैंड में चला जाता है और इंग्लैंड में वो 20 लाख पाउंड, एक पाउंड आप 90-95 रुपये है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 20 लाख पाउंड का वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट यानी कि वहाँ पैसा लगाता है, चाहे होटल उद्योग में या ज़मीन में या वहाँ उतना का घर खरीदता है, कुछ भी करता है, तो उसको कुछ वर्षों तक वहाँ रहने दिया जाता है, क्योंकि उस देश को यानी इंग्लैंड को वो कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो ये जो लोग हैं, जाहिर सी बात है, इंग्लैंड को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आर्थिक रूप से रुपए पैसे दे रहे हैं, इंग्लैंड को दिए ही होंगे। इस वजह से इंग्लैंड इनको रहने दे रहा है, क्योंकि इंग्लैंड को कहीं ना कहीं इनसे फ़ायदा ही है। और ऐसे लोग आप ही बताइए ना, कहाँ रहते होंगे। इतना हज़ारों करोड़ रुपए जो लेकर भागता होगा, जाहिर सी बात है इंग्लैंड में अगर रहता भी होगा तो बड़े आलीशान होटलों में रहता होगा या लंदन में कोई बड़ा फ्लैट लेकर ये लोग रहते होंगे। तो उससे कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड नहीं चाहता है कि ये लोग वहाँ से यहाँ पर आएँ। अब देखिए, भारत का जो प्रत्यर्पण संधि है 1992 का, उसके तहत थोड़ा सा एक बात को समझिए। इवन भारत का ये अगर एक जनरल संदर्भ में भी देखा जाए तो प्रत्यर्पण संधि होता क्या है। प्रत्यर्पण संधि के तहत जो सैन्य नेता है, अभी म्यांमार में अभी तख्ता पलट हुआ है और सैनिक शासन वहाँ पर आया है, यानी मिलिट्री शासन है। अब भविष्य में अगर आंग सान सू की का सरकार बनता है, जो वहाँ की पहले नेता थी और उनके पिताजी वहाँ का उस राष्ट्र के निर्माण में उनकी एक मुख्य भूमिका भी थी, तो अगर उनका वहाँ सत्ता में आना होता है, यानी आंग सान सू की सरकार वापस लौटता है म्यांमार यानी बर्मा में, तो वहाँ का जो सैनिक नेता है, जाहिर सी बात है उनको फांसी हो सकता है या उनको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर किसी सैन्य नेता दूसरे देश में भागता है तो इंग्लैंड जो है या जनरली कोई भी देश उसको प्रत्यर्पित नहीं करता है। या अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति शरण लेता है,
अब जैसे कि अब जैसे आप एग्जांपल समझिए जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर कोई मुकदमेबाजी अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है वो इंग्लैंड में शरण लेंगे, तो वैसे में इंग्लैंड शायद उनको नहीं लौटाए। लेकिन अमेरिका के केस में ये दूसरा ही होगा, अगर दूसरे देश का कोई नेता इंग्लैंड जाता है तो वो वहाँ पर उसको शरण दे देगा। जैसे कि चाइना का कोई नेता, क्योंकि चाइना में शी जिनपिंग के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ बहुत ही कड़ा एक्शन होगा, पूरा चांस होता है कि उसका हत्या कर दिया जाए। और अगर वो व्यक्ति भागकर इंग्लैंड पहुंच जाता है तो इंग्लैंड उसको राजनीतिक शरण देता है, तो वैसे मामलों में भी प्रत्यर्पण नहीं होता है इंग्लैंड से। अब देखिए, अब यहाँ पर हम दोस्तों भारत के संदर्भ में बात करने वाले हैं। देखिए, भारत में गरीबों का खून पसीने का जो पैसा है, आखिर जो बैंकों में पैसा कोई बैंक का थोड़ी होता है, बैंकों में जो खून पसीना का पैसा है गरीबों का, उस पैसा को लेकर के ये लोग भाग जाते हैं और लंदन में ऐश मौज का ये लोग जीवन जी रहे हैं। वो लोग कैसे हैं और कौन सा तरीका भारत सरकार अपनाए, किस पॉलिसी को भारत सरकार अपनाए ताकि भविष्य में भी ऐसे लोग ना भाग सके, उन लोगों के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। देखिए, इसी को हम लोग मेनली समझने वाले हैं और ये बहुत ही ज़रूरी भी चीज़ होता है। अब देखिए, थोड़ा सा एक बात को समझिए, अगर ललित मोदी, नीरव मोदी, माल्या जैसे अगर मामले को देखा जाए तो ये बैंकिंग फ्रॉड है, और बैंकिंग फ्रॉड के संदर्भ में भारत और इंग्लैंड दोनों ही देशों में ये क्राइम है। हमने शुरू में ही बताया था कि प्रत्यर्पण संधि में ये शर्त होता है कि दोनों ही देश में वो क्राइम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो एक देश में तो क्राइम होता है, दूसरे देश में वो क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, तो दोनों देशों में वो क्राइम होना चाहिए। तो खैर ये दोनों देशों में क्राइम है, फिर भी ये नहीं आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। उसके पहले आप ये समझिए कि कोई भी देश अगर किसी देश को बोला कि आपके यहाँ एक जो अपराधी है मेरे देश में है, मेरे देश का एक अपराधी है जो फलाना अपराध मेरे देश में किया हुआ है, वो आपके देश में शरण लिया है, उसको आप मेरे देश में लौटाइए, तो वो देश जनरली आलसपन दिखाता है। तो ऐसे में जो देश दूसरे देश से अपने अपराधियों को अपने देश में मंगवाना चाहता है तो वो इंटरपोल के पास जाता है और इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। अब देखिए, प्रत्यर्पण दो कंडीशन में होता है। अगर किसी कोई सामान्य अपराधी है, ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे, जो जिन पे हत्या का या देशद्रोह का कोई मामला नहीं है, तो इनके खिलाफ जो प्रत्यर्पण संधि का मामला होता है वो सीधे तौर पे हो जाता है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रत्यर्पण संधि के तहत उनको बुला लिया जाता है। या ऐसे लोग जो दाऊद लेवल के होते हैं यानी कि आतंकवादी होते हैं, खूनी हत्यारे होते हैं, तो उनके खिलाफ सामान्यतः रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है इंटरपोल के द्वारा। नहीं तो बाकी संदर्भों में प्रत्यर्पण सीधे उस देश के माध्यम से हो जाता है, जैसे इंग्लैंड से सीधे हो जाएगा। लेकिन अगर दाऊद इब्राहिम अगर इंग्लैंड में है तो उसको अगर लाना है तो पहले इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी होगा, उसके बाद का प्रत्यर्पण का अगला प्रोसेस उसके बाद होगा। साथ ही साथ देखिए, प्रत्यर्पण के लिए एक और कंडीशन है। अब जैसे कि भारत के बहुत सारे लोग इंग्लैंड में हैं, तो भारत को एक प्रमाण देना होगा कि हाँ ये जो व्यक्ति है इसने ऐसा ऐसा अपराध किया है। तो जाहिर सी बात है भारत ने अभी तक प्रमाण दे ही दिया है। और नीरव मोदी के केस में है कि नीरव मोदी बहुत ही जल्द भारत आने वाले हैं, आर्थर रोड जेल में, महाराष्ट्र। अब देखिए, इसके अलावा एक चीज़ और, इंग्लैंड को भारत को ये बताना होगा कि ये जो लोग गए हैं ये बैंकिंग फ्रॉड में गए हैं और भारत में भी इन पर बैंकिंग फ्रॉड का ही मुकदमा चलेगा, तभी इंग्लैंड उनको भारत को सौंपेगा। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लैंड से उनको कह कर लाएँ कि इन पर बैंकिंग फ्रॉड का मुकदमा चलेगा और यहाँ पर दूसरे तरह का मुकदमा चला दिए, ऐसा नहीं, सेम मुकदमा चलाना होगा। चलिए, अब देखिए, इन लोगों को लौटाने में देरी क्यों कर रहा है, बहाना बना रहा है। तो बहाना बना रहा है, क्यों बना रहा है, तो ये लोग, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन है और उस धन को ये लोग उस पैसे को ये लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं लंदन में, इंग्लैंड में, अलग अलग प्रॉपर्टी खरीद करके, जिससे कि इंग्लैंड को फ़ायदा पहुंच रहा है। देखिए, भारत अमेरिका तो है नहीं, अमेरिका से भी ऐसे लोग फ्रॉड करके भागते हैं, लेकिन अमेरिका का वो दम है, वो पावरफुल है, इस वजह से 99% मामलों में जो प्रत्यर्पण है वो हो जाता है। हालांकि प्रत्यर्पण का जो शर्त है भारत और अमेरिका का इंग्लैंड के साथ लगभग सेम जैसा है, लेकिन भारत के केस में मैक्सिमम जो लोग हैं वो लौटते नहीं हैं, जबकि अमेरिका के केस में मैक्सिमम लौट जाते हैं, यानी इंग्लैंड उसको लौटा देता है। ये अमेरिका का प्रभाव है। देखिए, इंग्लैंड बहाना क्या बना रहा है, क्योंकि पैसों का सारा मैटर है, तो इंग्लैंड नहीं चाहता कि ये लोग जाए। बहाना क्या बना रहा है, ठीक है हम लौटा देंगे, प्रत्यर्पण संधि है हम लौटा देंगे, लेकिन पहले मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर मानवाधिकार के पास जाएगा। अब मानवाधिकार वहाँ का क्या बोलेगा, नहीं आप जो ले जाएंगे वहाँ जेल में ये फैसिलिटी होना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए, अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, आपका जेल में बहुत ख़राब स्थिति है, मच्छर है, बीमारी फैल सकता है, कोरोना हो सकता है, ये वो दिस दैट, बहुत तरह का बहाना वहाँ के मानवाधिकार के द्वारा बनाया जाता है। इंग्लैंड ऐसा बहाना बनाता है। तो देखिए, इसके लिए भारत को एक कड़ा जवाब देना चाहिए। भारत को कड़ा जवाब क्या देना चाहिए वो थोड़ा सा समझिए। भारत को क्या करना चाहिए, इसको समझने से पहले जरा भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 में और आगा खां पैलेस का क्या संबंध था, थोड़ा सा उसको आप समझ लीजिए।
भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को, तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा और भारतीय लोगों को, मुख्यतः गांधी जी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया, जेल में नहीं डाला गया। ठीक है, एक मैसेज देना चाह रहे थे इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के लोग, मुख्यतः अंग्रेज जो शासक था वो भारतीयों को मैसेज देना चाह रहे थे कि गांधी जी को बंद करके, नज़रबंद करके हम रखे हैं, उनको जेल में हम नहीं डाले हैं। ठीक है, यानी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में वो हासिल करना चाह रहा था। तो उसी तरह का रवैया भारत को भी अपनाना चाहिए। भारत को भी एक लग्जरी सुविधाओं से भरपूर एक पैलेस या जेल बनाना चाहिए और मानवाधिकार को कहना चाहिए कि आप लोग आइए, देख लीजिए, जो भी लोग यहाँ से प्रत्यर्पित होकर आएंगे उनको हम लोग इस तरह का लग्जरी सुविधा देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके पहले इन लोगों को विजिट भी करवा देना चाहिए कि ये जो लग्जरी जेल है जहाँ इन लोगों को ठहराया जाएगा वो जेल नहीं है, वो पैलेस है। आप लोग आके देखिए, इन लोगों को कोई सुविधा नहीं होगा। जिस तरीके का वहाँ का मानवाधिकार बात करता है कि इन लोग जाएंगे वहाँ का मतलब घटिया जेल व्यवस्था में ये लोग रहेंगे, इनका ऐसा कहना है। तो एक विशेष तरह का लग्जरी सुविधा दे देना चाहिए और यहाँ वो लोग जब आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गद्दा वाला कुर्सी होगा, सोफ़ा होगा, पूरा लग्जरी व्यवस्था होगा, होटल टाइप का होगा, मतलब AC कमरा होगा, गार्डन होगा, सब कुछ सुविधा दिया जाएगा, एक पैलेस तरह का, वहीं पर इन लोगों को रखा जाए। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम जेल में ही 3rd डिग्री इस्तेमाल करवाएं, यही बुलाकर लग्जरी सुविधा देकर ही 3rd डिग्री इस्तेमाल करवाएंगे और जितना भी ये लोग किए हैं कारनामा भारत में पहले वो सब उगलवाया जाएगा। तो ये एक सख्त कदम भी है और ये सॉफ्ट भी है और सख्त भी है, ये बहुत ही कारगर तरीका है। अब देखिए, थोड़ा सा देखिए एक्शन का रिएक्शन लेना होगा, थोड़ा सा ये भी किया जा सकता है, इसको आप लोग समझिए। देखिए, इंग्लैंड जैसे जो देश है, भारत के अपराधियों को, जैसे जो अपराधी हैं, वित्तीय अपराधी हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे किसी भी तरह का वो हत्या, देशद्रोह का मामला हो, भारत से लोग भाग जाते हैं, इंग्लैंड में ऐश मौज का जीवन जीते हैं। क्रिकेट मैच होता है तो वो लाइव कितना बार दिखते भी हैं, लेकिन भारत सरकार कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है, तो देखिए भारत को भी क्या करना चाहिए, भारत ऐसा कर सकता है। भारत इनडायरेक्टली, अब कानूनी रूप से नहीं या मीडिया के सामने थोड़ी वो बोलेगा, भारत को भी इनडायरेक्टली ऐसा करना चाहिए। वहाँ के जो भगौड़े अपराधी हैं उनको भी बोलता है भारत कि ठीक है, तुम लोग भी आओ, हम भी तुमको शरण देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब इंग्लैंड का अकल जो है वो ठिकाने आएगा। जो इंग्लैंड कर रहा है सेम टू सेम भारत करे, तब इंग्लैंड को उसका करारा जवाब मिलेगा। ये है न्यूटन्स का 3rd लॉ, एक्शन का रिएक्शन। तब इंग्लैंड भी सोचेगा ओ सही है, सही, मतलब इंडिया अब सही रास्ते पर है, अब हमसे गलती हुआ। तब इंग्लैंड को भी कुछ ठिकाने आएगा। देखिए, अब इंग्लैंड क्या बहाना बनाता है, इंग्लैंड बहाना बनाता है कि ठीक है आपको तो लौटा देंगे, लेकिन मेरे यहाँ भी कुछ न्यायिक व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मानवाधिकार जाएगा। भारत भी ऐसा ही बोलेगा कि ठीक है तुम लोग पहले तो बुला लो, सब बुला लिया जाए सबको जो भगौड़े हैं उधर के, और उनसे कहा जाएगा ठीक है चल तू लोग पैसा इन्वेस्ट कर भारत में। और उसके बाद जब इंग्लैंड बोलेगा कि अरे मेरे जो भागा हुआ है आपके देश में इंडिया में उसको लौटाइए, तो भारत तो बोलेगा यही बहाना, क्या करे, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब भारत में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो मामला कितना लटकता है, ये तो इंग्लैंड को ही मालूम नहीं है। जब इंग्लैंड को मालूम हो जाएगा तब उसका होश ठिकाना आएगा। तो ये भारत को भी करना चाहिए। इसके अलावा ये अंग्रेज़ों को भूलना नहीं चाहिए। भले ही 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग भारत पाकिस्तान वाला फिल्म देखते हैं, लेकिन हमारा असली जो संघर्ष था, असली जो युद्ध था और है भी कहीं ना कहीं, वो इनसे ही है। ठीक है, ये लोग बहुत शातिर होते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। देखिए, रूस का उदाहरण से भी सबक लेना चाहिए। देखिए रूस ने क्या किया था, रूस के कुछ उद्योगपति भारी भरकम मात्रा में रूबल जो है, वहाँ का जो पैसा है, उसको लेकर के वो लोग लंदन भाग गए थे। इंग्लैंड वही बहाना बना रहा था जो भारत के संदर्भ में बना रहा था। तो वैसे में पुतिन साहब वहाँ के बहुत कड़े हैं, टाइट हैं। तो पुतिन ने केजीबी वहाँ का जासूसी तंत्र है, तो केजीबी के कुछ लोगों को भेजा और जिस होटल में वो लोग उद्योगपति ठहरे हुए थे वहीं पर उन लोगों ने कुछ वेटर का काम किया और वहीं पर क्या किया, उन लोगों को मार दिया गया। देखिए, यहाँ पर जो भारत से उद्योगपति भागे हुए हैं उनको नहीं मारना चाहिए, लेकिन उनको भी एक कड़ा मैसेज तो जरूर ही देना चाहिए। हाँ, लेकिन जो अपराधी किस्म के लोग हैं, दाऊद या जो भी देशद्रोह में शामिल है, गुजरात दंगे वगैरह में जो इस तरह के लोग शामिल हुए हैं, मुंबई बम धमाकों में जो लोग शामिल थे, ऐसे लोगों के साथ वही करना चाहिए जो केजीबी ने किया था लंदन में जाकर। अब रूस से शायद ही कोई भागता होगा इंग्लैंड। देखिए, इसके अलावा स्विस बैंक काला धन, देखिए स्विस बैंक में काला धन को लेकर के SIT गठित किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यकाल में 2014 में, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो देखिए,
स्विस बैंक में कितना भारतीय पैसा है, कितना काला धन है, कितना आया कितना नहीं आया, उस पर देखिए कुछ विशेष अभी हो नहीं रहा है। देखिए भारत को कहीं ना कहीं कड़ा रुख अपनाना चाहिए। अमेरिका का भी पैसा था वहाँ पर, लेकिन जैसे ही अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया और अमेरिका का जो पैसा है वो वापस लौट गया, लेकिन भारत का जो पैसा है वो अभी तक नहीं लौट रहा है। तो भारत को थोड़ा सा कड़ा स्टेप उठाने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि हम बताने का आपको प्रयास किए कि जो द्विपक्षीय संधि है भारत और इंग्लैंड का, उसके बावजूद भी जो भारत से जो भगौड़े लोग हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं, वो लोग आ नहीं पाते हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए उस संदर्भ में हमने बात किया। तो देखिए इसके अलावा और आप सुझाव भी दे सकते हैं कि और कौन कौन सा तरीका पैदरा अपनाया जाए ताकि ये लोग भारत वापस लौट सके। थैंक यू।